नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी। जमाते इस्लामी पर भी एक्शन। 9 साल की बच्ची की मौत पर राहुल गांधी को सियासत करना पड़ा महंगा। ट्विटर ने अकाउंट किया सस्पेंड। कांग्रेस में मची खलबली। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल से राज ठाकरे की मुलाकात। बीजेपी से गठबंधन के कयास। कोरोना से जंग के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्स डोज ज्यादा कारगर। आईसीएमआर ने किया दावा। तालिबान पर अमेरिका ने की बड़ी कार्रवाई। शेबरगन में आतंकियों के ठिकानों पर किए हवाई हमले। 200 से ज्यादा आतंकी ढेर। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है, जिसके चलते टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की और जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि टेरर फंडिंग केस में ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जमाते इस्लामी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थी। जमात एक पाकिस्तान और अलगाववाद समर्थक संगठन है, जो प्रतिबंध के बावजूद काम कर रहा था और आतंकियों को फंडिंग मुहैया करा रहा था। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आतंकियों के लिए ये कितना बड़ा ऑपरेशन है? देखिए, ये जो लेटेस्ट जानकारियां आ रही हैं वो 56 ठिकानों के ऊपर है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों में इसके ऊपर छापेमारी की जा रही है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो कश्मीर के अंदर ये जो तथाकथित अलगाववादियों का, चाहे वो पत्थरबाज हो या फिर आंदोलन हो या जो संगठन जो चल रहे हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित हैं, उनके द्वारा फंड किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि भाई फंड आता कैसे है, तो उसका एक बहुत बड़ा कुचक्र है। कैपिटल टीवी ने ये जो आर्टिकल 370 के लगने से पहले जब पत्थरबाजी जब बहुत तेज हो रही थी, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से किसी आतंकी के मौत के ऊपर जो अचानक से वो जो भीड़ निकलती थी, हजारों हजार लोग नजर आते थे और पूरी दुनिया में वो तस्वीरें जो है वो घूमती थी। कहां कहां इसे छापा नहीं जाता था। उसकी हकीकत ये थी कि जिस घर का वो आतंकी होता था, उस पूरे फ्यूनरल प्रोसेशन पे उस परिवार का अख्तियार ही खत्म हो जाता था। ये जमाते इस्लामी के लोग बाकायदा किस तरीके से उसमें तस्वीरें लेनी है, किस तरह से लेके जाना है, कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर के आना है, और जितने लोग शामिल होते थे सबको पैसे बांटे जाते थे। अब आप समझिए कि जमाते इस्लामी का ये जो संगठन, ये जो पूरा जो कुचक्कर जो कश्मीर के अंदर काम कर रहा था, वो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर पल रहा था। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद से, खत्म होने के बाद से, जिस हिसाब से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते थे, और बिजनेस करेंगे क्या, ये पाकिस्तान में इस बिजनेस के जरिए पाकिस्तान से पैसे यहाँ पे लेकर के आते थे और आतंकियों के बीच में बांटते थे। पत्थरबाजी की घटना में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि पैसे आने कम हो गए थे। अब ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद तो ये समझिए कि ये जो तमाम ये जो अलगाववादियों का जो पूरा नेटवर्क है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि बिना पैसे कश्मीर के अंदर में कोई एक बच्चा पत्थर तक नहीं फेंकता है। और अब जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है, यकीन मानिए कि आज इनके रीढ़ की हड्डी मोदी सरकार ने तोड़ दी है। जी डॉक्टर साहब, मतलब मोदी सरकार का ये एक्शन पाकिस्तान और आतंकवादियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी,
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात राहुल गांधी की। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप और हत्या के मामले में सियासत करना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया, जिसके बाद राहुल गांधी को ट्विटर ने सबक सिखाया और उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, जिससे कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला उठी। दरअसल राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। राहुल गांधी पर पीड़ित परिवार की पहचान सामने लाने का आरोप लगा, जिससे ट्विटर ने तुरंत हटा दिया और अब ये कार्यवाही की, लेकिन ट्विटर अपनी इस कार्यवाही को बार बार नकार रहा है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी पर ट्विटर का ये एक्शन कितना बड़ा माना जा सकता है? देखिए, ट्विटर के एक्शन के ऊपर तो ज्यादा कुछ कहना कोई जरूरी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ट्विटर अपने आप में अपने हिसाब से काम करता है जी। वो भारत के कानून के मुताबिक इलीगल काम राहुल गांधी ने किया। आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि भाई एक बच्ची की जो है वो का रेप हो गया है और आप सीधे वहां पहुंच गए, उनके परिवार वालों के साथ अपनी कार में आप बातचीत करते हो और बाकायदा फुल एंगल में लिया गया फोटो कि जिसमें उसके माँ पिता दोनों नजर आ रहे हो और राहुल गांधी उनको सांत्वना देते हुए कि कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, और वो सारी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाल दी। अब कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है कि जो पीड़िता है न उसका चेहरा दिखाया जाएगा, न उसके परिवार का चेहरा दिखाया जाएगा, न उसके घर का चेहरा दिखाया जाएगा, न उसके मोहल्ले की तस्वीर दिखाई जाएगी। वो इसलिए नहीं दिखाई जाएगी कि ये वर्जित है हिंदुस्तान के कानून में कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाए। तो वो कोई भी चीज़ जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है उसको कोई आदमी दिखाता है तो वो एक कानूनी तरीके से वो गलत हो जाता है। अब इसमें एक और मसला है। आप देखिए कि इन लोगों ने तो कह दिया कि भाई ये कोई ब्राह्मण है, कोई पुजारी है, इन लोगों ने एक दलित की जो है उससे रेप कर दिया, जबकि बहुत सारी कहानियां इसमें अलग अलग प्रकार की आ रही हैं। लेकिन उन 4 लोगों में एक मुस्लिम लड़का भी आ गया। जो आरोपी हैं उसमें एक मुस्लिम लड़के का भी नाम आया, और जैसे ही एक मुस्लिम लड़के का नाम आता है ये लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। कहाँ है भाई केजरीवाल जी? क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया जा रहा है? तो ये जो सिलेक्टिविज्म है ये राहुल गांधी की, इसको कह सकते हैं, घटिया राजनीति का एक प्रतीक है। हाँ, जो कि उन पे बहुत भारी पड़ता अब नजर आ रहा है। राइट। तीसरी खबर महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र में इन दिनों राज ठाकरे और बीजेपी की नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। राज ठाकरे ने महीने भर में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से दूसरी बार मुलाकात की, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियों के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि ये मेल मुलाकात अगले साल होने जा रहे मुंबई महानगर पालिका चुनावों को लेकर हो रही है। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे की बीजेपी नेताओं से मुलाकात क्या रूप देगी, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके मायने बहुत सो कह सकते हैं गंभीर परिणाम वाले हैं। किसके लिए? तो शिवसेना के लिए। शिवसेना अपने वो जिस चीज के लिए वो जानी जाती थी, एक हिंदुत्व की पार्टी, एक मराठा मानुस की पार्टी, इन दोनों में बहुत बड़ा टेंट पड़ा है जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से हाथ मिलाया है। कई सारे शिव सैनिक नाराज चल रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाला साहब ठाकरे थे, वो बड़े गर्व से कहते थे कि हमने मस्जिद को तोड़ा है, शिव सैनिक थे वो लोग। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो शिव सैनिक उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये इस तरह की कहानियां जब सामने आती हैं शिव सैनिकों की कान में कि भाई एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, एमआईएम के साथ शिवसेना गठबंधन कर सकती है, तो वो मायूस हो जाते हैं। और इसलिए राज ठाकरे का जैसे जैसे वो जिसको कह सकते हैं ना कि जो लोकप्रियता उद्धव ठाकरे की घटती जा रही है, लोग जो शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो राज ठाकरे की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर, और जो हार्डकोर शिव सैनिक जो हैं उनका रुझान जिस तरीके से राज ठाकरे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो मुलाकात हो रही है, जो गठबंधन हो रहा है, उससे शिवसेना को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये परेशानी क्यों? आपने सही कहा, ये जो बीएमसी का जो चुनाव है, जो मुंबई नगर पालिका, उसमें 3 दशकों से शिवसेना राज करते आई है। और जब ये गठबंधन हो जाएगा और राज ठाकरे और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो सारे एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि शिवसेना को बहुत बड़ी हार उसका सामना करना पड़ेगा
और ये शिवसेना के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो बीएमसी पे अपनी धाक, अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए वो अपना ये जो मंत्रिमंडल चला रहे हैं उद्धव ठाकरे, उसको भी त्याग सकते हैं। ये इतना ज़्यादा अहम है शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना के हाथ से बीएमसी गई तो शिवसेना कहीं की नहीं रह पाएगी। जी डॉक्टर साहब, मतलब चारों तरफ से महाराष्ट्र सरकार घिरती जा रही है। राइट। अब रुख करते हैं चौथी खबर का। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की मिक्स वैक्सीन को लेकर स्टडी चल रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2 अलग अलग वैक्सीन के डोज देने से कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर बन सकती है। इस बीच भारत में भी एक स्टडी के नतीजे सामने आए हैं जिसने मिक्स वैक्सीन के इस्तेमाल पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं। आईसीएमआर की एक स्टडी में पता चला है कि पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन की देने पर वायरस के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी देखी गई है। साथ ही 2 अलग अलग वैक्सीन का कॉम्बिनेशन न सिर्फ कोरोना के खिलाफ असरदार है बल्कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ भी प्रभावी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना से हमारा देश लड़ रहा है, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, भारत के लिए ये एक और हथियार है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें इससे बेहतर खबर कुछ और हो ही नहीं सकती। इसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक कि ये दोनों के दोनों मेड इन इंडिया है, हिंदुस्तान में बनते हैं। तो कई सारे लोगों को दिक्कत इस बात के लिए हो रही है कि ये उपलब्धि को लेकर के कि कोविशील्ड मिल रहा है तो कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। अब जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में डाल करके ज़्यादा इफेक्टिव हो जा रहा है तो एक प्रॉब्लम का हल जो है वो निकल रहा है, ये कि वैक्सीन की जो किल्लत है वो कम हो जाएगी। जिसको जो मिलेगा वो ले लेगा। एक दूसरी बात कि ये जो वैक्सीन का जो कॉम्बिनेशन जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ ये बाकी सारे जो वैक्सीन्स हैं उससे ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी और दूसरा हम कोरोना के खिलाफ ज़्यादा इम्यूनिटी वाले इम्यून सिस्टम जो है हमारा उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये दुतरफा फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा। और ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है जब सरकार ने ये टारगेट कर रखा है कि दिसंबर के महीने तक सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और खबर जो आज आई है कि भाई 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक डोजेस जो हिंदुस्तान में दे दिए गए हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि दिसंबर से पहले ही मोदी सरकार हिंदुस्तान को कोरोना मुक्त कराने में सफल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, खबर वाकई बहुत खुश करने वाली है और साथ ही मोदी सरकार के ये सराहनीय कदम जितने कम बात इस बारे में की जाए कम है। आखिरी खबर अमेरिका पर। अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई हो, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है, जिसके चलते अमेरिका लगातार अफगान सेना की मदद कर रहा है। अब अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने अफगानिस्तान के शेबरगन में आतंकवादी संगठन तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने तालिबान को सबक सिखाना शुरू कर दिया। क्या पाकिस्तान के लिए कार्रवाई भारी पड़ सकती है? देखिए, पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान को बैक कर रहा है। तालिबान को बैक करने वाले मुल्क में चीन भी है और ये लोग ये चाहते हैं कि भाई तालिबान का वहां पे कब्जा हो जाए। लेकिन जैसा कि लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान के ऊपर है। ये जिम्मेदारी नेटो की है, ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की है, ये जिम्मेदारी यूएसए की है कि आप अफगानिस्तान को टेररिस्टों के लिए हेवन मत बनने दीजिए। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे कंट्रोल लूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया भर के जो आतंकी संगठन हैं, जो जिहाद चलाते हैं, उनके लिए ये एक सेफ हेवन बन जाएगा और वहाँ से फिर वो पूरी दुनिया भर में हमला करने के लिए वो तैयारी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको वहाँ खुली छूट मिल जाएगी। और इसीलिए जो अब टेक्निक अपनाया गया है अमेरिका की तरफ से, वो साफ हो गया है कि 200 लड़ाकों को, 200 आतंकियों को एक हवाई हमले में आप खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका इंटेंशन बिल्कुल ही क्लियर है कि वो ग्राउंड में तो अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। अमेरिका अपने सैनिकों को वापस इसलिए बुला रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी, जो अमेरिकन फोर्सेस थे उनकी मौत हो रही थी। और ये सवाल वहाँ पे लोग पूछते थे कि भाई अफगानिस्तान में हम अपने लोगों की खून क्यों बहा रहे हैं, क्यों कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो अब चूँकि
हवाई जहाज के ऊपर हमला करने की टेक्निक, उस तरह के हथियार तालिबान के पास नहीं है, तो एक सेफ तरीके से आप ग्राउंड इंटेलिजेंस आप पैदा करें जो अफगानिस्तान की सरकार मुहैया कराएगी, और अमेरिकी बॉम्बर्स जो हैं वो बाकायदा हमला करेंगे। और ये जो घटना घटी है इससे तालिबान तो परेशान हुआ ही होगा, पाकिस्तान की नींद जो है अब हराम हो गई है। जी सर, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहेगा तो परेशानी में तो रहेगा ही। राइट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।